आपका स्वागत है। आपने सुना प्रधानमंत्री ने कई निशाने साधे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही है उसके पीछे उनकी मंशा क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। सबसे पहले वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और उसके बाद चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से निशाना साधा है और कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर भी जिक्र किया है। बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ घोटाला में जमीन घोटाला हुड्डा सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था और इसी को 2014 में आधार बना करके बीजेपी ने अपने प्रचार की शुरुआत की थी और सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लाभ पहुंचाया गया था। हुड्डा के सरकार में ये बात कहा, बीजेपी की तरफ से आरोप था, लैंड यूज जो है वो चेंज करा, भूमि अधिग्रहण के नियमों का जो है उल्लंघन किया गया था और किसानों के सस्ते दरों पर खेती की ज़मीन खरीद ली गई थी। बाद में उसे लैंड यूज चेंज करा करके वो करा गया था। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए, मैं इनसे पे चर्चा करूंगा। हमारे साथ दो मेहमान हैं, कमल हांडा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, और राजवीर रोहिला जी हैं, प्रवक्ता हैं हमारे साथ बीजेपी की। दोनों का स्वागत है। और कमल हांडा जी, आपका स्वागत है। और ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से दामाद और दलाल की बात की है, कि आपको लगता है कि 2014 में जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा था बीजेपी का और उस प्रचार के बाद बहुत सारा समर्थन जो है मिला था, सरकार बन गई थी, क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये जो दांव है बीजेपी का और ये जो हमला है ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदेह है? जी, आपको नमस्कार, रोहिला भाई को नमस्कार, विकास जी को भी जी नमस्कार, नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के चक्कर में भाजपाई हजारों बार गिरे, जिसमें सुदर्शन टीवी भी शामिल है, जो गोदी मीडिया है। वो मैं बड़ा स्पष्ट बोल रही हूँ, आपको ऑन एयर बोल रही हूँ मैं। आपने जो बातें चलाई और वो कुछ किया, मगर बड़ी हैरानी की बात है कि राहुल गांधी जी को जब मारने की धमकियां दी गई, जबान काटने की बातें की गई, उनकी जबान जलाने की बात की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उसके बारे में किसी चैनल में हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा से सवाल कर सके। अब मैं आती हूँ बातों पर। दमाद और इन्होंने दलाल की बात की थी, ये अपनी बातें करें। अरावली पर्वत काट काट कर बीजेपी ने बेचे, हमने नहीं बेचे हैं। अपने जानकारी आप भी सही दुरुस्त कर लीजिए जरा, चैनल वाले भी। नहीं तो आप मुझे ये तो बताइए कहाँ कहाँ बेचे, नहीं, कौन कौन से पार्ट बेचे? नहीं तो आप इस तरीके से हवा में आरोप नहीं लगता है ना, आपके पास तो डीएलएफ के पूरे पेपर्स है। आपकी आवाज नहीं आ रही कमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, फिर से बोलिए। बोलिएगा। हाँ, दूसरी ये कि सैकड़ों एकड़ जमीन अंबानी को दी गई हरियाणा में, ताकि वो जो है अनाजों को जो है संग्रहित कर सके, लोगों की भूख को जो है वो कैद कर सके। और आपने जवाब दीजिए ना जो मुकेश जी ने भी पूछा है उस पे। नहीं ठीक है, जवाब आप जो बोला ठीक है, मैं पूछूंगा। अब बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। बोलने दीजिए, वरना मैं उठ जाऊंगी चैनल से। आप करते रहिएगा, फिर आपने डिबेट पहले बता दूं मैं आपको, ठीक है? सारे भ्रष्टाचारी आप ऐसे धमकी दे करके, कमल जी आप ऐसे बात नहीं होती है। आप सब चीज स्टार मार्क लगा के शर्तों के साथ क्यों आप ये करती हैं? आपकी आवाज ही नहीं सही से आ रही है कमल जी। मुझे लग रहा है जब आप तेज आवाज कर रही है ना तो शायद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जब आप स्लो बोल रही हैं तो पूरी आपकी आवाज आ रही है। बात का जवाब देने दे, सारी बात का। हाँ, अरावली पर्वत काट कर बेचे, आप मुझे सबूत दिखाइए कहां कांग्रेस ने बेचे। पहली बात, सैकड़ों एकड़ जमीन कौड़ियों के मोल बेची गई हरियाणा में अडानी को। अंबानी को 5 लाख करोड़ से जो है 23 लाख करोड़ हो गया 10 सालों में। इतने सालों में तो धीरूभाई अंबानी भी नहीं हुए थे जितने साल में अंबानी हो गया। इतनी बड़ी संपत्ति का जिसे कहते हैं मालिक हो गया। वो कैसे हो गया? मोदी जी के काल में। अडानी का नाम लेते हैं संसद में तो प्रॉब्लम हो जाती है, 150 सांसदों को निरस्त कर दिया जाता है। क्यों? दूसरी बात, सरकारी दामाद और दलाल। अरे सेबी की जो चेयरपर्सन है, वो क्या दलाली नहीं की उसने? क्या उसने इन्वेस्ट नहीं किया अडानी के उसमें? और सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल दिया कि जी उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। 20,000 करोड़ का बार बार राहुल जी पूछ रहे हैं कि भाई वो कहां से है, बेनामी है, किसके नाम है, अडानी के पास कहां से है, वो पता तो चले। दूसरी बात, झुंझुना पकड़ाते हैं जनता को, खर्ची पर्ची की बात करते हैं, उसका भी जवाब लीजिए आप। HKRM यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम इन्होंने बनाया, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। हमारे टाइम पे कोई खर्ची पर्ची थी नहीं, इनके यहाँ अटैची चलते हैं। अटैची पकड़े भी गए, बंगारू लक्ष्मण देखिए आप। और एक सेक्रेटरी 3 लाख करोड़ जो है कैश लेते हुए पकड़ा गया अटैची में। और खर्ची पर्ची जो भी है, सारे पैसे लिए बिना इन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको ये भी बता दूं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा में भी स्टूडेंट्स की वीडियो है बकायदा मेरे पास। उन्होंने कहा कि जी हम जाते हैं लाइसेंस लेने के लिए, किसी ने अपनी केमिस्ट की शॉप खोली है, अपना बिजनेस शुरू करना होता है।
उन्होंने कहा कि जी जाते हैं हम पीसीएच हरियाणा में, पंचकुला में, तो कहते हैं कि जी कोई कहते हैं 11,000 इस खाते में डाल दो, 21,000 इस खाते में डाल दो, कईयों को लाइसेंस मिल गया, कईयों को मिला ही नहीं। हर जगह पर इतना भ्रष्टाचार। ठीक है, और कमल जी नहीं, अभी बात खत्म नहीं मेरी, ने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। 90% टिकटें जो है खट्टर जी ने बांटी हैं और करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि जाने से पहले इनको लगता है कि अब पैसे जितने इकट्ठे होते हैं जनता से समेट लो। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान, पहलवान पर कोई बात नहीं की प्रधानमंत्री ने की क्या, सिवाय कांग्रेस पर कटाक्ष करने के, सिवाय कांग्रेस को कोसते रहो पानी पी पी के। हमें कोई मतलब नहीं है उससे, उनकी जबान है, जो मर्जी आए बोले, लेकिन सच्चाई उनके मुंह से गलती से भी नहीं निकलती। वो कांग्रेस पर कटाक्ष के बिना उनका वाक्य पूरा नहीं होता, चाहे वो कोई भाजपाई प्रवक्ता हो, चाहे आपके केंद्र में बैठे हुए इनके तानाशाह प्रधानमंत्री हो। ठीक है, हो गया। 2-3 चीज। आप पहले गोदी मीडिया आप किसको कहती हैं, जरा सा वो बताइए, आपका फार्मा इसका परिभाषा इसकी क्या है? नहीं, परिभाषा किसको बोलते हैं मुझे सुनिए। और 2-3 सवाल मेरे और भी है, पूछिए। और उसके बाद मतलब फार्मेसी का वीडियो है स्टूडेंट का, तो वीडियो आपने जारी क्यों नहीं किया? आप किस चीज के लिए रखे हुए हैं? सही समय का कब आएगा समय वो? अब प्रॉब्लम यही है कि जो एजेंडा केंद्र से आ जाता है ना, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से, वही चलना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है आपका एजेंडा जैसे आपका क्यों आता, आप एजेंडा क्यों चला रही हैं तब? नहीं, मैं एजेंडा नहीं चला रही। आप ही तो कह रही है कि मैं इसलिए वीडियो नहीं जारी करी क्योंकि एजेंडा केंद्र से आता है। तो एजेंडा आपका केंद्र, आप वीडियो जारी कीजिए ना, करप्शन के वीडियो आपके पास हैं तो आप जारी कीजिए उसको सरकार के खिलाफ। आप नहीं जारी कीजिएगा, इलेक्शन में कब कीजिएगा फिर? अरे आप जारी तो ऑलरेडी घूमता ही मेरे पास आया वो, ठीक है, समझे आप? तो फिर आप क्यों उसको, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो आप क्यों यहाँ पर चैनल पे बोल रही हैं? किसने कह दिया? आप ही तो कह रही, अगर ऑथेंटिक है तो आप जारी कर दो ना। अरे आप अगर ऑथेंटिक है वो वीडियो तो आप जारी करो, आरोप लगाओ उस पर। आप कहो जो बीजेपी जो है करप्ट है, पैसे लेकर के नौकरी दे रही है, खर्चा पर्चा कर रही है। आपके जो सारे जो कैंडिडेट हैं उनके तो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं सारे। गोदी मीडिया की जो आपने परिभाषा पूछी वो तो आप खुद ही बता रहे हैं। क्या नहीं, परिभाषा मुझे पता नहीं होता तो आप इतनी देर नहीं बोलती। चर्चा की शुरुआत हमने आपसे इसीलिए की है। जो क्षेत्रवाद किया, भाई भतीजावाद किया, जो रिश्वतखोरी की, जो घपले घोटाले किए, वो सारी उम्र पब्लिक डोमेन में रहेंगे और रहकर इनको सालते रहेंगे वो चीजें। वो चाहे डीएलएफ का घोटाला हो, चाहे वो राव दान सिंह, सुरेंद्र पवार, धर्म सिंह शोकर, या पूरी लंबी लिस्ट निकली, तो वो चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जो अपराध किए आपने, जो गुनाह किए हैं, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। क्योंकि आपको सत्ता इसलिए सौंपी गई थी, आप सबके साथ न्याय करेंगे। आपने दलितों के साथ न्याय नहीं किया, आपने ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया, आपने जनरल के साथ भी न्याय नहीं किया, आपने किसी कम्युनिटी किसी के साथ भी न्याय करने का हरियाणा की जनता ने सत्ता से बाहर रखा है, ठीक है ना। अब आप दलितों की बात कर लो तो दलितों के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने, चुने उनके अपमान के। तो वीडियो भी वायरल हुए, वो हमने वायरल नहीं किया, वो आपके लोगों के हैं, ठीक है ना। जो वीडियो भी वायरल हुए वो हमने वायरल नहीं किया, वो आपके हैं। ठीक है, चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। कमल हांडा जी, आपके पास आ रहा हूं। वो दलितों का अपमान करने का आरोप आप पर लगा रहे हैं और यही लगभग गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा और सीएम नायब सिंह सैनी भी यही बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित विरोधी है और ये चुनावों में भी नजर आ रहा है। सर बात ऐसी है, जो एजेंडा एक बंदा चलाता है, इनका सीनियर लीडर, वो नीचे तक प्रवक्ता भी चलाते रहते हैं कि दलित विरोधी हैं। मैं पूछना चाहूंगी राजवीर रोहिल्ला से, इनके गुनाह जो निकलेंगे ना जी, जब इनकी खुलेंगी इनकी फाइलें, इनको पता चलेगा, इनको बेल भी नहीं मिलने वाली, पहली बात। दूसरी बात, आदिवासियों पर पेशाब इनके नेता करते हैं, ठीक है। आदिवासी आपने महिला राष्ट्रपति तो बना दी, लेकिन उसका अपमान कितना किया खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। ना संसद के उद्घाटन में बुलाया, ना आपके राम मंदिर के उद्घाटन में, और जब अडवाणी जी को भारत रत्न दे रहे थे तब भी उनका अपमान किया गया। दलितों वंचितों को पीट कर मारा जाता है। मॉब लिंचिंग हरियाणा में भी हो गई, चरखी दादरी में, सिर्फ इस शक में कि वो। कमल हांडा जी, आप हेडलाइन पढ़ करके बहुत आती हैं, लेकिन आपको संवैधानिक जानकारी नहीं है। अब आपको प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति को कहाँ बुलाया जाता है, नहीं कहाँ नहीं बुलाया जाता, प्रोटोकॉल होता है। जहाँ नहीं बुलाया गया वो प्रोटोकॉल के हिसाब से था। आप लोग गजब हेडलाइन पढ़ करके आप चली आती हैं, जो सीधा केवल आलोचना करने के लिए। आलोचना नहीं होनी चाहिए ना। मैं आपको मान रहा था कि आप लोग पढ़ लिख करके आते हैं, आप लोग पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आपकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोग कुछ तैयारी करके आती है। राष्ट्रपति के बारे में इस तरीके की बातें आप कर रही हैं। महामहिम संवैधानिक पद है वो, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के बारे में इस तरीके से बातें नहीं, ऐसे नहीं की जाती है।
कमल हांडा जी, थोड़ा पढ़ लिख करके आया कीजिए, थोड़ी तैयारी से आया कीजिए, कुछ भी मत बोलिए आप। हाँ, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान जो है चुनावों का हो रहा है। 6 जिलों की 26 सीटों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। अभी तक के जो आंकड़े आए वो भी आपको दिखा रहे हैं। 3 बजे तक के आंकड़े 46% जो मतदान हुआ है। राजौरी में हालांकि 58.95% मतदान यहां हो चुका है। बड़गांव की बात की जाए तो लगभग वही 49% मतदान 3 बजे तक का है। और ये अभी ताजा आंकड़े हालांकि अभी आना बाकी है, लेकिन 3 बजे तक जो आंकड़े आए हैं रियासी में हालांकि सबसे ज्यादा 63% तक मतदान। पुंछ देखिए, आतंक प्रभावित इलाके कभी रहे हैं ये, वहां 3 बजे तक अगर 61% मतदान पहुंच रहा है तो 5 और 6 बजे तक मुकेश जी श्रीनगर में सबसे कम 22% 3 बजे तक हुए हैं। और रियासी में जो ठीक ठाक मतदान हुआ। रियासी में भी याद होगा, रियासी में एक जो बस हादसा हुआ था, आतंकी घटना हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी लगभग 64% जो है वहां पर 3 बजे तक हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो उत्साह है मतदाताओं का, ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है। और जीत हार किसी की भी हो, लेकिन घाटी में ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी की जीत हो रही है और लोग जो है खुल करके मतदान कर रहे हैं। गांदरबल में 3 बजे तक 49.1, गांदरबल से मुझे लग रहा है कि वो उमर अब्दुल्ला वहाँ से खड़े हैं दूसरी सीट गांदरबल से, तो वहाँ पर 49.1 यहाँ पर मतदान का प्रतिशत, हालांकि दूसरे की जगह के मुकाबले जो है थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन सबसे कम श्रीनगर में देखने को मिला है। श्रीनगर में बहुत ही कम मतदान जो है वहाँ हुए हैं। और ये नज़ारा सीधा आपको हम दिखा रहे हैं, जहां दिन का तीसरा पहर अब चल रहा है। बहुत आखिर का ये समय है, लेकिन इसमें भी अब आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कतारें वहां दिख रही हैं। यहाँ भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो अच्छी खासी दिख रही है। बिल्कुल। और 63-64% तक मतदान 3 बजे तक ये दर्शाता है कि दूसरे फेज में किस तरह से उत्साह के साथ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने उतरे हैं। आज सुबह से ही कई अलग जो रंग हैं वो लोकतंत्र के आज हमें महापर्व में देखने को मिले। और जो सीट हैं वहां मतदान देखिए, पहले फेज में हमने बम्पर वोटिंग 82.16% तक देखी थी, उसके बाद 80 और फिर 79, डोडा पश्चिम 75, 72, 71, लगभग 70 से सभी ऊपर था। और मुकेश जी, 3 बजे तक के आंकड़े अगर 64 तक पहुंच रहे हैं तो क्या लगता है 6 बजे तक जब वोटिंग वहां होगी तो 70 और 80 के बीच में टच करेंगे? लगभग जो फर्स्ट फेज में जो डेटा हमारे पास थे, मुझे लगता है कि उसको तो टच कर लेगी। और कुछ जगहों पे तो हमेशा होता है, कुछ जगहों पे ज़्यादा, कुछ जगहों पे कम। जैसे श्रीनगर का जो है वो कैसे। और रोहिल बशीर हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं वहाँ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, फ़ोन लाइन पे हैं। रोहिल, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो जरा बताएं कि कश्मीर में, श्रीनगर में खासतौर पे जो मत प्रतिशत कम है, वहाँ पर मतदाता निकल नहीं रहे हैं, वहाँ पर क्या वजह है आपको लगती है? जो है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आ रहे थे वोट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो संवेदनशील जगह के माने जाते थे 2019 से पहले, वहाँ पर आपने देखा किस तरीके से जो जो है बना हुआ था। चलिए, मुझे लगता है आपकी आवाज रोहिल ब्रेक हो रही है। उस्मान गनी साहब हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गनी साहब, आज किस तरह से आपने अलग अलग सुबह से रंग देखे हैं? और 3 बजे तक पुंछ और राजौरी जैसी जगह पे अगर 63-64% मतदान हुआ है तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व की? क्योंकि 6 बजे तक के आंकड़े और 5 बजे तक के आंकड़े आना भी बाकी हैं। आदाब, नमस्कार मुकेश जी, विकास जी। जी ये देखिए जनाब, वी आर लिविंग इन जो पूरे दुनिया में एक डेमोक्रेटिक सेटअप है हिंदुस्तान में, तो एक माना जाता है डेमोक्रेटिक सेटअप में पूरी दुनिया में ऐसा कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप है ही नहीं है। तो ये एक डेमोक्रेसी की जीत ही है कि जहां जो है 74.84% जो है कि वोटिंग हुई है। इसमें बड़ी खुशी की बात है। हर एक, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो, चाहे वो प्रॉपर लोग हो, वो हर एक चीज इसमें उत्सव हो, हर एक चीज में इसमें हिस्सा लिए और बहुत खुश है इसमें। श्रीनगर में जो कम मतदान हुआ है उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? श्रीनगर सर, ये इट्स नॉट टुडे, इट वाज फ्रॉम डे वन। इवन इफ यू विल टॉक अबाउट द 1977, वहां थोड़ा मतदान कम ही होता था। बट अब ये चीज है कि इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक काम करने की जरूरत है। देखना है कि क्यों आज मतदान कम हो गया। बेसिक श्रीनगर से, जो श्रीनगर है, जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, बिल्कुल थी रियासत जम्मू कश्मीर, अब नाउ रस्टवाल जम्मू एंड कश्मीर, नाउ वी आर इन ए यूटी। तो हमारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि वहां सारा नॉर्मल है, लोग बड़ी अहिंसा में निकल जाएंगे,
लोग बड़े निकल जाएंगे कि श्रीनगर से भी और पूरे जम्मू कश्मीर से। ये पड़ना देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये मसला प्रॉब्लम है क्या कि श्रीनगर से, मेन श्रीनगर से कम वोटर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, मेन श्रीनगर से कम वोटर निकल रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो वोटिंग के दिन जो छुट्टी होती है, कहीं उसकी वजह तो नहीं है कि छुट्टी के दिन ये लोग एंजॉय करने लगते हैं बाकी जगह। छुट्टी के दिन जो है ना, छुट्टी के दिन लोग विल प्रेफर गो टू द अर्ली इन द मॉर्निंग टू द पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट। तो बाकी तो दिन फिर तो रह जाता है ना। देखो मैं बता दूंगा, जैसे कि मुझे जाना था कहीं उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ मतदान था, मैं सुबह 7:30 बजे फर्स्ट वोटर गया। बिल्कुल, और उसके बाद फिर आप हमारे साथ जुड़े भी थे और आपने अपील भी की थी। तो आपको सलाम है, आप जैसे लोगों को सलाम है कि आप लोग जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि उस्मान गनी साहब जैसे बनिए और अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करें शहर के लोगों को। खासतौर पर यह संदेश है। आप हमारे साथ रोहिल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रोहिल, आवाज आ रही है आपको? रोहिल जी, गनी साहब कह रहे हैं कि वहां पर लोग नहीं आ रहे हैं और ये एक ट्रेंड बना हुआ है शुरू से ही। श्रीनगर में जो है लोग कम आते हैं, क्या वजह है? आप लोग चूंकि वहां रहते हैं, नजदीक से लोगों से देखते हैं, बातें भी करते हैं, क्यों लोग हिस्सा नहीं लेते मतदान में? देखिए, इससे पहले भी जब भी कोई चुनाव होता था, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, तो श्रीनगर के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो श्रीनगर के जो आउटस्कर्ट्स है, वहां पर हमने देखा कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो अक्सर कम ही रहती है, जिसका एक बार फिर से आज हमने देखने को मिला कि एक बार फिर से जो वोटिंग परसेंटेज ना के बराबर रही। हमारी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये मानना है कि जो यहाँ पर राज्य का दर्जा छीना गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में कहीं गुस्सा जो है श्रीनगर के सिटी में देखने को मिल रहा है। और साथ साथ युवाओं से भी ऑफ द कैमरा हमारी बात हुई, उनका मानना है कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो उसको लेकर भी युवाओं में काफी ज्यादा जो है वो गुस्सा देखने को मिल रहा था। लेकिन रोहित, ये कोई घोषित बहिष्कार तो है नहीं। अगर ऐसा है गुस्सा है तो वो घोषित रूप से बहिष्कार कर सकते थे, लेकिन घोषित बहिष्कार नहीं है। ये एक तरीके की उदासीनता है जो लोग नहीं निकल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कोई आपके साथ मसला है, आप किसी मुद्दे पे सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो आप घोषित तौर पे आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं लेना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वजह, वाजिब वजह मुझे नहीं लगती है। देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो इस हवाले से कोई भी जो है स्टेटमेंट किसी की तरफ से भी नहीं आया कि क्यों पोलिंग परसेंटेज जो है कम रही। लेकिन जानकारी ये मिल रहा है कि चुनाव आयोग की जानिब से जो है शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, शायद उसमें पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी कि क्या रीजन है, क्या वजह रही कि श्रीनगर में इतनी कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो हुई। लेकिन दूसरे इलाकों में हमने देखा कि एक बहुत बड़ी जो वोटर टर्नआउट है वो सामने आया। जैसे पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, सुरनकोट की बात करें, वहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। लेकिन कश्मीर के अंदर जितने भी इलाके, बड़गाम में आज वोटिंग थी, गांधरबल में वोटिंग थी, वहां पर भी 50 के ऊपर जो है वोटिंग चली गई, जो परसेंटेज है वो 50 के ऊपर चला गया। लेकिन सिर्फ से और सिर्फ श्रीनगर की बात है, क्योंकि श्रीनगर में के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर अच्छी खासी वोटिंग जो है हुई। लेकिन श्रीनगर के जो अंदर वाले इलाके हैं, जो टाउन वाले इलाके हैं, वहां पर जो है किसी किस्म की भीड़ जो है सुबह से ही नजर नहीं आ रही थी। लोग इक्का दुक्का करके जो अपने घरों से निकल कर आ रहे थे और वोट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये परसेंटेज जो है इससे काफी ज्यादा असर पड़ा है श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों की वजह से। डाउनटाउन जो मैसूमा वाले इलाके हैं, जहां पर 2019 से पहले हम देखते थे कि काफी ज्यादा अलगाववाद जो है वहां पर नजर आ रहा था, जो लगातार वहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती बिल्कुल थी। तो बिल्कुल यानी पत्थरबाजी वाला जो इलाका है, जहां पर अलगाववादी वाला इलाका था, वहां से लोग जो है वो वोट देने के लिए नहीं निकले। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए और जब शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होगी तो आप उस पर भी जाइए, वहां पे से भी जो भी डेटा है वो आपके जरिए हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सारे अपडेट हमने आज आपको दिखाए। कल भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अपडेट के साथ हम आएंगे और सत्ता के महासंग्राम में वो सब कुछ दिखाएंगे जो किसी दूसरे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए मुझे और विकास को इजाजत। नमस्कार।